वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं समझाया था। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है वो आपको बताए थे। क्लियर? जिसमें मैंने बताया था कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं, जिसमें से एक मैंने बताया था विद्युत अपघट्य के ताप पर, दूसरा विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, तीसरा दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और चौथा दोनों इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर। क्लियर? आज वो पट्टा मुझसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन उसका जो है वो कह रहा है सेल का विभवांतर। विभवांतर को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं बताओ? V से। सेल का विद्युत वाहक बल बताओ कौन से अक्षर? हाँ। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से। कैसे? स्मॉल r से। तो वो कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध स्थापित करो। क्या स्थापित करो? संबंध स्थापित करो। तो करें संबंध स्थापित। तैयार है आप लोग? आ जाओ। का एक बात पूछूं? को तो पूछ लूं, पूछ ही लिए तो मां मैं का हो। का ये का है? सेल या बैटरी जो भी आप बोलते हैं ना, सेल है। हर सेल का अपना एक विद्युत वाहक बल होता है और हर सेल का अपना एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। सही बोल रहा हूं? तो ये मैंने सेल, इसका विद्युत वाहक बल E बना दिया और इसी के बगल से इसका आंतरिक प्रतिरोध लिख दिया R। सब बता चुका हूं भैया पहले ही, दिमाग का दही नहीं करना। क्लियर है? वैसे मुझे बता सकते हो सेल को कितने तरीके से प्रदर्शित किया जाता है? 3 बता चुका हूं ना। हाँ, तो उसमें से एक तरीका ये है। तो मैंने ये सेल का विद्युत वाहक बल लिख दिया, ये आंतरिक प्रतिरोध दिया। सेल से क्या करोगे? धारा बहाओगे। क्या करोगे धारा को? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। बोलो भैया। क्लियर? कूलर, पंखा, टीवी, हीटर में आग ही तो लगा रहे हो। बोलो भैया। तो ये कूलर, पंखा, टीवी, हीटर, ये सब क्या कहलाते हैं? नहीं, ये विद्युत अपघट्य नहीं है। ये सब कहलाते हैं बाहरी प्रतिरोध। क्या कहलाते हैं? उस दिन भी मैंने बताया था आपको, ये सब क्या कहलाते हैं? भारी नहीं। हाँ, कौन सा? हरी? बाहरी प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध? ये मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास VIP बाहरी प्रतिरोध लगा दिया। क्लियर? चाय पे फोकस ना करें, इधर देखें हैं। क्लियर? कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू, थैंक यू। हवाल मठा पियांगे तुम्हें। फिलहाल ये सेल है। सेल से जो धारा बहेगी उससे हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे। कूलर जलाएंगे, पंखा जलाएंगे, बल्ब जलाएंगे। तो ये कूलर, पंखा, बल्ब, ये सब क्या कहलाते हैं? बाहरी प्रतिरोध। तो मैंने यहां से जो धारा बहेगी है ना, तो काय में बहेगी? किसी न किसी प्रतिरोध में बहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? आप केवल एग्जाम में इतना चित्र बना देंगे, पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो सकता है आपके नोट्सों में चित्र ऐसे बना हो, ऐसे करके यहाँ पर लिखा होगा A और यहाँ लिखा होगा V। ऐसा भी बना हो सकता है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आगे के चैप्टर पढ़ेंगे आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। V को बेटा यहाँ वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है वो विभवांतर नापता है। क्या नापता है? हाँ। और हमने इस प्रतिरोध के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ा है। कैसे क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में विभव समान रहता है। तो क्या होता है, इसे समांतर क्रम में जोड़ने से क्या हुआ? जितना विभव उस पे होगा उतना ही विभव इस पे होगा। तो हमें इसको लगाने से हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्रतिरोध पर कितना विभव है। समझ में आ रही बात? इस प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, आप बोले से प्रतिरोध। ये क्या? लट्टू भी हो सकता है, कूलर भी हो सकता है ना? तो इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है वो पता चल जाएगा वोल्ट मीटर से। और इसमें कितनी धारा बह रही है, धारा का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग अमीटर बोलते हैं। क्लियर? ये अमीटर कहलाता है और ये धारा नापता है। आप तो ऐसे याद रखो, A फॉर एम्पियर। एम्पियर यानी धारा। समझ गए ना? तो ये धारा नापता है। और मुझे मालूम है श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। बोलो भैया। तो मैंने इस प्रतिरोध के साथ इसे कैसे क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में जोड़ा है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या होगा, जितनी धारा इस पे होगी उतनी धारा ये शो करेगा। तो यानी इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि इस प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, और इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? इसका वोल्टेज कितना है। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अगर आप एग्जाम में ये V और A लगाना भूल जाए तो ऐसी कोई सर्दी गर्मी नहीं है। बस समय पर लगा दे तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई। इतने गई अगर समझ में आ रही है तो फिर बात ही का आई। बचपन में हमने ओम का नियम पढ़ा था, आपको याद है? V बराबर IR। पढ़े नहीं पढ़े?
जा रहे तरे को ले आऊं तो आई बराबर कितने गए जाओ v अपॉन आर। इसी टाइप का ये सूत्र यहाँ पर लगने जा रहा है। v यहाँ पर विभवांतर होता था, विभवांतर की जगह यहाँ पर हम लोग लेते हैं विद्युत वाहक बल। क्या लेते हैं? तो धारा I बराबर होता है कुल यानी कुल विद्युत वाहक बल का कुल विद्युत वाहक बल। अब वटे में प्रतिरोध है तो यहाँ प्रतिरोध की जगह हम लिखेंगे कुल प्रतिरोध। ऐसा नहीं लग रहा है? इसी टाइप का सूत्र है। बोलो भैया, आदत डाल लो अब इस सूत्र की अगले 1-2 दिन तक। क्लियर? धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। क्या? हाँ, बार बार यही लगेगा। अब धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। चित्र को देखो और मुझे बताओ कुल विद्युत वाहक बल कितना है? केवल E है बटे कुल प्रतिरोध बताओ। अब प्रतिरोध, यहाँ 2 प्रकार के प्रतिरोध है, बाहरी प्रतिरोध भी है, आंतरिक प्रतिरोध भी है। तो कुल प्रतिरोध निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कुल प्रतिरोध जो होता है वो बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। काहुए को परेशानी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा R प्लस स्मॉल r। यहां तक बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। जहाँ R प्लस R है जहां ले आओ, आइए नीचे ले आओ तो नया रो ऐसो है जाओ। बोलो भैया, काहुए को परेशानी? आगे बढ़ रहा हूं तो गौर से देखिएगा। E अपॉन V बराबर IR है ना, हमने पढ़ा ही है। V बराबर IR, तो R को नीचे ले आऊंगा तो I बराबर कितना हो जाएगा? V अपॉन R। तो I की जगह मैंने टांग दिया V अपॉन R। कहाँ पहुंच जाएंगे? ऊपर। यहाँ बचा स्मॉल r। ये कैपिटल R को पल्ली लंग ले जाऊंगा तो माइनस को है जाओ, नहीं है जाओ? बोले भैया, तो आगे इसमें बताओ क्या कॉमन आ रहा है? तो अंदर का बच जाएगी E अपॉन V माइनस 1। समझ में ही नहीं आई हुई मैंने कचू। क्लियर है? क्लियर? वो कह रहा था सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध स्थापित करो। तो संबंध स्थापित हो गया। सूत्र याद रखना अच्छे से, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कर पाएंगे? 2 से 3 नंबर के लिए अच्छा डेरिवेशन है। देख ले फटाफट, फिर आगे की बात करेंगे। अरे आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कहते हैं। अगर यहां तक आपको पूरी कथा समझ में आई तो इसके बाद एक नोट है ना? नोट में जो भी चीजें बता रहा हूं ज्यादातर दी होंगी आपको, नहीं दी तो आप मेंशन भी कर लेना, ठीक है ना? मैं यहां लिख रहा हूं, वो गौर से देखिएगा। ये सूत्र मेन सूत्र है, समझ गए? धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसी से ये कहानी आ गई है। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? आप एक बात बताओ, अगर मैं इसे यहां ले जाऊंगा कैंची गुणा करके तो नजारा ऐसा हो जाएगा। फैल गए? समझ गए? I का गुणा R प्लस R से करूंगा तो I का R से होगा, फिर I का स्मॉल r से होगा। समझ में नहीं आई होगी ना? बड़ा मुश्किल है, बच्चों बेचारे क्या करते हैं वहां में। क्लियर है? आ गई समझ में सबको? अच्छा, अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो गौर से देखिएगा। इसे ऐसे लिख दूं, V बराबर, तो IR की जगह V टांग दूं। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे लग जाए, मैं क्या कर दूंगा मैं। सीन क्लियर है? आदत डाल लो इस सूत्र की भी अब आप लोग, है ना? E बराबर V प्लस IR, याद रहेगा अच्छे से? अच्छा, और देखिए, गौर से देखिएगा सब लोग। V को इधर लाऊंगा तो ये E माइनस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR। समझ में आ रहा है आपको? I को नीचे ले आऊंगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? सीन क्लियर है? तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया। R बराबर E माइनस V अपॉन I। काव्य को परेशानी? बोलो भैया, इस स्टेप से ये कैसे आया? बात समझ में आई सभी को? हाँ, इसी से ही तो आया ये सारी कहानी। बोलो भैया, और सुनो, गौर से देखिए। ये कहानी समझ में आई? आप बताओ, IR को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस
आई आर। काहुए को परेशानी, ये और ये एक ही बात है। क्लियर है? आपको कईयों जगह ये बहुत चलन में है, कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो ये चीजें हेल्प करेंगी आपको, राइट? तो अलग अलग अंदाज में कैसे लिखते हैं, बात समझ में आ रही है? चाहे तो ये याद रखना, चाहे ये याद रखना, कैसे आया बात समझ में आ रही है सभी को? और ये भी क्लियर, ये काम देंगे, बदलना आना चाहिए बस एक से दूसरे में। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? अच्छा हो नोट करना तो नोट कर लो, वैसे नोट में लिखे होंगे, सारे लिखे? उम्मीद करता हूं सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारे सामने बच्चों एक सवाल है। क्लियर? इसके बाद हमारे सामने एक सवाल है, उस सवाल को देखते हैं। सवाल में मुझसे बोल रहा है, लेकिन सवाल समझने के लिए आपको सेल का विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या होती है आपको क्लियर होनी चाहिए, और सेल का विभवांतर क्या होता है आपको परिभाषा क्लियर होनी चाहिए। अगर ये परिभाषा क्लियर है तो आप ये सवाल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं आएगा आपको। क्लियर? वो कह रहा है एक सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है, तो तुम बताओ मुझे काय का मान दिया ये चल ई का दिया है, क्योंकि खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच खुले परिपथ में जो विभवांतर होता है, खुला परिपथ का मतलब सेल से धारा ली जा रही है या नहीं ली जा रही है? नहीं ली जा है ना, तब उस टाइम इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होता है उसे आप विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो उसने बोला है सेल का खुले परिपथ में विभवांतर 6 वोल्ट है। खुला परिपथ यानी क्या दे रहा है? विद्युत वाहक बल। फिर कह रहा है सेल से 2 एम्पियर की धारा ली जा रही है। अब सेल का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तभी तो सेल से धारा बह रही है। वो कह रहा है जब सेल से धारा ली जा रही है 2 एम्पियर की, तो विभवांतर 4 वोल्ट हो जाता है। तो बताओ ये 4 वोल्ट काय का मान है? V का मान है। और ये 2 एम्पियर काय का मान है? I का। कहानी समझ में आ रही है आपको? तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता दो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को कौन से अक्षर से बदले? स्मॉल r से। तो हवाले ही अपन ने ताजा ताजा पढ़ी है, R बराबर E माइनस V अपॉन आई। बोला भैया सीन क्लियर है सभी को? अगर आगे भी मैंने ही सॉल्व किया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। नहीं करो करो करो, और जब वे नहीं कर पाए तो फिर पढ़ाई छोड़ देना, वो ज्यादा बढ़िया। उम्मीद करता हूं सबका आ गया होगा, जिसका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया ऑन द बोर्ड देखें। ई का मान कितना है? 6। V का मान 4 बटे आई का मान 6 में से 4 गए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बटे 1, यानी क्या लिख दूं? 1 लिख दूं केवल, यानी आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया बेटा? 1। 1 क्या? ओम, क्योंकि प्रतिरोध है तो मात्रक ओम। समझ गए? उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं हो गया होगा सभी का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हमारे को अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन आप कर ही तब पाएंगे जब आपकी छोटी छोटी परिभाषाएं क्लियर होंगी। वो कह रहा है एक सेल है, पहले बनाता हूं मैं, सेल बनाता हूं, ठीक है? आप सोच समझ के जवाब देना मुझे, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये सेल है। वो कह रहा है जब सेल से मैं 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ देता हूं, कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ देता हूं? तो ये 9 ओम पहले मुझे बताओ काय का मान दिया है? आर तो दो होते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर दही है ना। जे 9 ओम का है तुम्हारा लट्टू है, ऐसा ना लग रहा? बोलो भैया। तो वो कह रहा है जब सेल से 9 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है ना, तो इसके इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। यानी 40 वोल्ट कब बताओ? हाँ, जब प्रतिरोध नहीं जुड़ा था, और प्रतिरोध नहीं जुड़ा होगा तो धारा नहीं ली जा रही होगी। तो बताओ 40 वोल्ट का मान है? ई, विद्युत वाहक बल। वेरी गुड। और जो भाई साहब आपने प्रतिरोध जोड़ दो 9 ओम को, तो 40 वोल्ट से 30 वोल्ट रहेगा। अब 9 ओम को प्रतिरोध जोड़ दो जाको, मतलब क्या है? धारा चालू है गई, धारा चालू है गई। तो इस टाइम सेल खुले परिपथ में या बंद परिपथ में? तो इस टाइम इसके इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर होगा उसे क्या बोलोगे? V। तो समझ में आया किसको E लेना है, किसको V लेना है, ये आपको स्वयं सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बता दो। बताओ भैया आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र, आंतरिक प्रतिरोध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो बस आपका चमका दो, पढ़ाया अपन ने बचपन में। स्मॉल r बराबर कैपिटल R
E/V-1। अब तो कर लोगे, मैं नहीं बताऊंगा, करो चलो फटाफट कैलकुलेशन खुद करो। चलिए भाई, जिन लोगों का आ गया अच्छी बात है, नहीं आया बोर्ड पे देखें। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कितना है हमारे पास 9, विद्युत वाहक बल कितना है और विभवांतर 30 -1, तो आर बराबर 9 इंटू लघुत्तम ले लूं, चाहे तो कुछ लोगों ने 0 से 0 काट लिया होगा पहले, फिर ले लिया होगा, मैंने डायरेक्ट ले लिया, तो 40 - 30/30। लघुत्तम लेना तो आता है ना सभी को जोते बड़ो खिलाड़ी तो ना ने, वो तो बताए, बैच के बाद संपर्क करे, ठीक है, सिखाऊंगा। तो R बराबर 9, 40 में से 30 गए तो 10/30, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, R बराबर 3 Ω। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, जिनका नहीं हुआ उतार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, समझाइए, तथा यह कब लाभप्रद होगा, तथा यह कब लाभप्रद होगा। तो करें शुरुआत। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, आपको याद है आज से कुछ दिनों पहले मैंने आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ाया था, और मैंने ये भी बोला था ये बैच में मतलब सिलेबस में हट गए हैं, पर आज फिर इस्तेमाल में आएंगे, इसी वजह से मैंने कराए थे। समझ रहे हो, आगे की कहानी जो सिलेबस में है उन्हें समझने के लिए तो ये लग रहे हैं बेर बेर, तो वहीं से कुछ उठा रहा हूं, आप मुझे बता ना देंगे कौन सा बतावेगा मुंह पे थे। मैंने जब आपको प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाया था तो वहां पर कुछ नोट भी लिखाए थे, अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ जरा। मुझसे कहा जा रहा है n प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध हैं, और सबके मान R हैं, कितने हैं, पहला प्रतिरोध भी R है, दूसरा प्रतिरोध भी R है, समझना मेरी बात को, क्लियर है, क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है सभी को, फिर से बोल रहा हूं, पहला प्रतिरोध भी R है, दूसरा प्रतिरोध भी R है, और तीसरा प्रतिरोध भी R है, और ऐसे n प्रतिरोध हैं, कितने प्रतिरोध हैं, n प्रतिरोध है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो मुझे बता सकते हो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, अच्छा पता है तुम्हें, भूले तो ना आना तुम सवाल पता बच जाएगी, क्लियर। तो एनआर कैसे आई है, वहां पे सब मैंने पूरी कहानी बताई है आपको कैसे आई है, सीन क्लियर सभी को। तो आर 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 ओम के एन प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो कितना आता है, एन आर। सीन क्लियर है, अच्छी बात है, कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझसे कह रहा है सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो समझाएं, अच्छा एक बात और, उसने साथ साथ ये भी पूछा है तथा यह भी बताइए कि यह संयोजन कब लाभप्रद होगा। तो लाभप्रद को समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी, ठीक है, आप ही मुझे बताना कौन सी कहानी लाभप्रद होगी, कौन सी सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति लाभप्रद होगी, ठीक है। बोलूं कहानी सुनाओ। मान के चलो तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन गए, अब तुम्हें अपने लिए एक आलीशान घर बनवाना है। क्या बनवाना है, आलीशान घर। तो तुमने एक बंदा पकड़ा, कारीगर पकड़ा, मिस्त्री पकड़ा, बोले भैया, और उसको लगा दिया घर के काम पे कि चलो मेरे लिए आलीशान घर बनाओ। अब वो बंदा काम करेगा, आपको तो ऑफिस जाना था, आप सुबह उसे काम पे लगा गए, सुबह से लेके शाम हो गई, वो बंदा अपना काम करता रहा। शाम को जब आप घर पे आए तो आपने देखा कहां तक काम पहुंचा, दिन भर की रिपोर्ट लोगे कि नहीं लोगे। तो तुमने देखा सवेरे से संजानो ने कहा काम करो है। जैसे ही तुमने काम के हालात देखे तो तुम्हें समझ में आ गया जीते जी तो मैं जहाँ मैं रह नहीं पाऊँ, क्योंकि जब बनाए हुए में बहुत समय लगेगा। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ ना। तो उसने दूसरे दिन फैसला किया कि कोई बात नहीं, एक बंदा तो बहुत कम काम कर पा रहा है, तो दूसरे दिन आपने उसमें 10 कारीगर और लगा दिए, समझ गए, 10 बेलदार और लगा, बेलदार समझते हो ना, कारीगर बेलदार समझते हो ना, हाँ, तो 10 और लगाए थे तुमने, चलो लग जाओ। फिर तुमने सुबह काम दे दिया, शाम को लौट के आए, फिर रिपोर्ट लोगे। ओ भाई साहब रिपोर्ट में मालूम है कहा हो, पूरा दिन भर को 10 आदमी ने मिलके जो काम करो तो
वो काम एक आदमी के बराबर के काम को करो। मतलब पहले दिन जब आपने एक आदमी लगाया था तो उसने पूरा काम किया दिन भर, और दूसरे दिन 10 आदमी लगाए तो बिन सेकंड में मिलके वो बितरे का ही काम करो। अब आप बताओ कौन सी स्थिति लाभप्रद है? पहली लाभप्रद है। जब एक ही आदमी से काम कर रहा हो तो मैं 10 क्यों लगाऊं? बोले भैया। हाँ, लेकिन अगर 10 आदमी लगाने से मुझे 10 गुना काम मिलता तो वो स्थिति लाभप्रद होती। मैं 10 आदमी ने लगा रहा हूं, काम एक आदमी के बराबर को मिल रहा है, तो क्या वो स्थिति लाभप्रद हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन 10 आदमियों को लगाने पर अगर मुझे 10 गुना काम मिल रहा है तो वो स्थिति लाभप्रद है। और तो साची कह दे दो, कुछ गलत कह दी मैंने? कह दी हो तो बताओ आप, ना नहीं तो सुनो आप, गौर से सुनिएगा। तैयार है? तो ये लाभप्रद भाप्रद तो हवाले एंड में आवेगी, पहले कहानी सुनो। अब कहानी नाने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन का। आ जाओ जी। मैंने बढ़िया सेल जोड़ दे हैं। कहा जोड़ दे हैं? सेल। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे कितने सेल जोड़े हैं? n सेल जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े हैं बच्चों? n सेल। हर सेल का अपना विद्युत वाहक बल और हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा। मैंने मान लिया इस सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R। इसी तरह इसका भी ER। क्लियर? यानी चित्र में n सेल दिखाए गए हैं। बोलो, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? और इस प्रकार कितने सेल जोड़े गए हैं? n। सुना है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। तो ये तो तुमने बैटरी बना दी है। ये बैटरी बना दी है? बना दी ना बना दी? जाते कहा होगो? धारा बेगी। क्या करोगे धारा को? कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। ये कूलर, ये पंखा, ये टीवी, ये आग, ये सब क्या है? बाहरी प्रतिरोध। क्या है ये? तो ये बढ़िया मैंने कचाकच फर्स्ट क्लास का लगाया दो। हाँ, ये बाहरी प्रतिरोध यानी आपका कूलर, पंखा, टीवी है। क्लियर है? समझ गए मेरी बात को? कहा हुए को परेशानी? ये मैंने बाहरी प्रतिरोध लगा दिया। ठीक है, कुंजी लगानी है लगा दो, ना लगानी मत लगाओ, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। सीधी लाइन भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, सेल लगे हैं तो धारा बहेगी। बहेगी नहीं बहेगी? कहाँ बहेगी? धारा बह रही। धारा बह रही नहीं बह रही? बचपन में हमने पढ़ा था धारा का सूत्र, धारा I बराबर कु वि वा ब, मतलब हाँ, कुल विद्युत वाहक बल बटे। कितने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। का हुआ को परेशानी? आओ तो मैं बाहरों में ले चलूं। विद्युत वाहक बल आ जाओ। कुल विद्युत वाहक बल चाहिए। जा सेल को विद्युत वाहक बल कितने गए? E। जाको ऐसे n सेल है तो कुल विद्युत वाहक बल कितने गए? n ही हो तो साची कह दी तो कुल विद्युत वाहक बल है तिहाई n ही। अब बताओ कुल प्रतिरोध को सूत्र का है? बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। पहले तो बताओ बाहरी प्रतिरोध कितने गए? ज्यादा दिमाग खराब करो जरूरत आने में, वहां तो लगी है। क्लियर? बाहरी प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R प्लस अम्बो क्या चाहिए? अब टोपी वाले भैया इधर देखो ना यार, हैं? अरे हंस के मत पोटे मोए। अब आंतरिक प्रतिरोध चाहिए। आंतरिक प्रतिरोध तो बहुत सारे हैं। आर 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 बोलो भैया। हाँ, तो आर 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 ओम के n सेल हैं तो n r। तुम समझ तो रहे हो ना कि नोट्स देख देख के बोल रहे हो? पाप पर हो तुम पे। काव्य को परेशानी कैसे आई है? कहानी समझ में आई है? तभी तो बताइए। कोई दिक्कत? सोच लो, सोच ली आगे सोचो। सोचो। अब यहां दो स्थितियां बनेंगी बॉस। हेलो, यहां दो स्थितियां बनेंगी। ये कौन सा प्रतिरोध है? बाहरी प्रतिरोध। यदि दो बातें होंगी, या तो बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत छोटा होगा, या बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोधों के मान से बहुत बड़ा होगा। कहानी समझ में आ रही है? फिजिक्स में जो चीजें बहुत ज्यादा छोटी हो जाती हैं उन्हें हम लोग नगण्य मान लेते हैं।
यहां पर छोटा कौन है इन दोनों में? कैपिटल आर बहुत छोटा है, कैपिटल आर बहुत छोटा है तो इसे क्या मान लेंगे? तो ये यहां पर रख रहा हूं स्थिति, आई बराबर एन ई अपॉन क्या बचेगा? आर बहुत छोटा है तो आर को नगण्य मान लेंगे, तो एन आर। नन 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 ना रे, बता रहे, क्लियर है? तो एन से एन कट गए, क्या बचा? आई बराबर ई अपॉन आर। का हुए को दिक्कत? काहे सुनने होगा बताइए। v बराबर, तो आई बराबर v अपॉन आर। ये v ही तो है एक प्रकार का विद्युत वाहक बल, बोलो, अपॉन आर प्रतिरोधी तो है, तो v अपॉन आर क्या हो गया? I। तो यहां पर I मतलब धारा, तो कितनी धारा मिल रही है? एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर। बोलो भैया, हाँ? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? पहले तो ये बताओ, एक सेल से प्राप्त धारा, हाँ? अब इधर आते हैं, जब दूसरा देख लोगे तो अपने आप पहला समझ में आ जाएगा। इधर देखो, यहां पर कैपिटल आर बहुत बड़ा है एनआर से, तो बताओ यहां नगण्य कौन है? एनआर अगर नगण्य है जागो तो क्या बच जागो? एन ई अपॉन कैपिटल आर। तो आई बराबर एन गुणित, ठीक है, एन गुणित, ये क्या है? फिर से ये धारा है, क्योंकि ई विद्युत वाहक बल यानी विभवांतर v अपॉन आर। v अपॉन आर क्या होता है? I। तो यहां भी लिख दिया मैंने, एक सेल से प्राप्त धारा। नहीं आई बात समझ में? बोलो भैया। अब आप गौर से देखिए, जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत अधिक है तो हमें धारा I बराबर n गुणा एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा का n गुना मिल रही है। और जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत छोटा है तो मुझे जो धारा मिल रही है वो एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर मिल रही है। तो इन दोनों में से कौन सी स्थिति लाभप्रद है? ये वाली है, ये वाली? ये वाली लाभप्रद है। क्यों लाभप्रद है? जहां मैं एन सेल जोड़ रहा हूं, वही 10-10 कारीगर लगा रहा हूं, एन सेल जोड़ रहा हूं, धारा एक सेल के बराबर मिल रही है, तो ये स्थिति लाभप्रद नहीं हुई ना? हाँ, एन सेल जोड़ रहे हैं तो एन गुनी धारा भी मिलनी चाहिए, तो यहां पर धारा आपको एन गुनी मिल रही है। नहीं है मेरी बात समझ? क्लियर है? कोई पूछे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभप्रद होता है, तो आपको दिख रहा है कब लाभप्रद है? इस स्थिति में लाभप्रद है। और ये स्थिति क्या कह रही है? जब बाहरी प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत बड़ा हो। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए? सोच लो, फटाफट देख लो, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।